नया साल, नई बीजेपी, नई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में साल 2023 सियासत के नए समीकरण और नए युग की शुरुआत के संकेत देकर खत्म हुआ। 18 साल के शिवराज शासनकाल के बाद अब मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है। दिग्गी और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की कमान अब जीतू और उमंग सिंघार के हाथों में आ चुकी है। सभी के सामने नया साल नए सवाल लेकर खड़ा है। बीजेपी कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन के साथ नया चैलेंज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संभाल रहे हैं मोर्चा। 2024 में बीजेपी के सामने नंबर रिपीट करने का टेस्ट। सभी 29 सीटें क्लीन स्वीप करने का बीजेपी का टारगेट। संगठन, कार्यकर्ता और एजेंडा मैनेज करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के साथ ही एमपी बीजेपी के सामने नए कैबिनेट मंत्रियों को बेहतर काम के साथ चुनाव से पहले रिजल्ट देने की चुनौती है। पदभार संभालने के बाद बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस नए मंत्रियों को हिदायत दे रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की आवाज का, उनके काम का जादू है। हम सब जानते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाते हुए भारत में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके, दोनों मुट्ठी बांध करके संकल्प करें मेरे साथ कि हाँ, हम मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। सुशासन का मध्य प्रदेश बने, स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश श्रेष्ठ बने, रोजगार की दृष्टि से नए बच्चों को सहयोग सरकार का मिले, किसानों की सहायता हो, और जो वचन पत्र सरकार ने दिया है गीता और रामायण जैसा, जिसको मुख्यमंत्री ने बोला वो पूरा करें। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये परीक्षा का साल है। बीजेपी ने हिंदुत्व, विकास और मोदी की गारंटी का होमवर्क भी कर लिया है, तो कांग्रेस राहुल की न्याय यात्रा और ओबीसी एजेंडे की कुंजी अपना रही है। अब देखना होगा कि किसकी मेहनत परीक्षा में रंग लाती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, एमपी में बीजेपी कांग्रेस के लिए क्या 2024 परीक्षा का साल? सवाल नंबर 2, लोकसभा चुनाव में नए नेतृत्व का होगा टेस्ट। सवाल नंबर 3, नई सरकार की परफॉर्मेंस भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज। तो साल दर साल अलग अलग साल होते हैं और हर साल अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं और साथ साथ रणनीतियां उसके लिए जो परीक्षा के लिए बनाई जाती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। हम सभी स्टूडेंट्स हैं और अगर इस तरह से देखा जाए तो हर परीक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें देखना होता है, चाहे फिर वो राजनीति की परीक्षा क्यों ना हो। उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है परीक्षा का साल 2024 के आगाज के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी अब नजदीक आने लगी। बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव के साथ ही नया नेतृत्व है और नए कैबिनेट के सवाल है, तो कांग्रेस के लिए 24 चुनाव और नए नेतृत्व का चैलेंज भी है। इस टेस्ट में कौन बेस्ट साबित होगा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश मंत्री बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद जाट जी, कांग्रेस के नेता। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ ही हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा दिनेश जी का। दिनेश जी, नया साल है, नई बीजेपी, नई कांग्रेस, सब कुछ नहीं है, चुनौतियाँ भी नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस नए साल को किस रूप में आप देख रहे हैं? परीक्षा हर दिन होती है, चुनौती हर दिन होती है। ये टास्क पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टास्क। लेकिन जब हम पॉलिटिकल रेफरेंस में कोई बात करते हैं तो इलेक्शन बड़ा टास्क होता है और कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हमें इलेक्शन कोई चुनौती नहीं है, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। क्योंकि अब देखिए कि आप यदि
100 में से 100 मार्क्स लाते होंगे, ला सकते होंगे, तो भी आप कोशिश ये करेंगे कि हम कहीं पिछड़ नहीं जाएं, क्योंकि चुनाव में तो यही है कि आपने यदि लास्ट डे भी कुछ ऐसा कुछ हो गया जिससे आपकी बाजी पलट सकती है, जैसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम का पेपर ही आपके अनुरूप नहीं आया तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो दोनों राजनीतिक दलों के लिए ये चुनौती है, क्योंकि दोनों में नेतृत्व नया है, तो दोनों के लिए एक स्ट्रेटजी भी उनको खुद को बनानी है। स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको अपना कैंपेन भी प्लान करना है। तो दोनों के लिए एक चीज़ तो समान है कि उन्हें अपना जो लीडरशिप है वो प्रूव करनी है, और प्रूव करनी है जनता के सामने कि जो 2023 का डिसीजन था, जो मैंडेट था, उस मैंडेट का जो फ़र्क है, यदि मार्च अप्रैल में चुनाव होते हैं तो 3-4 महीने में उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने यदि परफॉर्म किया होगा तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट दे, यही वो एक लोगों जनता से अपेक्षा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शैलेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, देखिए जैसे कि दिनेश जी कह रहे थे कि नई पीढ़ी है तो चैलेंजेस नए होंगे, नई पीढ़ी आ रही है, किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए फिर चाहे कांग्रेस के लिए? जनता भी एक अलग ही मुद्दों को देखते हुए वोट करने वाली है, तो लोकसभा का चुनाव है, तो आप किस तरह से, किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए 2024 को हम देखें तो हम 3 स्तर पर हमको इसको देखना चाहिए माइंड, अगर हम इसका पूरा विश्लेषण करें 2024 में जो 3 स्तर पर है, एक तो संगठन के स्तर पर, दूसरा जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, और तीसरा मतदाता के स्तर पर। अगर मैं संगठन के स्तर की बात करूं तो देखिए ललित, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में केंद्र का दखल बढ़ा है, और ये साल बड़ा परीक्षा का होगा कि उसके साथ प्रदेश के संगठन या सरकार कैसे एडजस्ट करती है, कहाँ तक वो छूट लेती है, और केंद्र का कितना दखल को वो अनुमति देती है, ये डिपेंड करेगा। दूसरा जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, अगर हम कहें शिवराज युग का अंत हुआ है, कमलनाथ दिग्विजय के युग का अंत हुआ है, तो एक वैक्यूम है सियासत में, एक वैक्यूम तो बनेगा इस साल। तो उसको कौन भरता है, कैसे भरता है, कैसे, जैसे कि दिनेश जी कह रहे थे लीडरशिप के लिए एक परीक्षा है, तो उस वैक्यूम को कैसा भरती है। और तीसरा जनता के स्तर पर या मतदाता के स्तर पर कहें तो जैसे एक शिवराज स्टाइल की राजनीति 18-19 साल चली, तो उसके बाद कमलनाथ स्टाइल की 2 तरह की राजनीति हमने देखी। कमलनाथ स्टाइल एकदम अलग था और शिवराज सिंह चौहान का स्टाइल एकदम अलग था, और जनता ने कैसे लिया उन दोनों को आपने देखा। तो अब ये जनता के सामने भी एक प्रश्न है कि चाहे बीजेपी की लीडरशिप हो, चाहे कांग्रेस की जीतू पटवारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किस तरह से सामने आते हैं और कैसी छवि गढ़ी जाती है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की मावा की छवि बनी, क्या ऐसा कोई नेता बीजेपी से उभरेगा जो ऐसी छवि बना पाए? या कमलनाथ की जो छवि है विकास पुरुष की, कह लीजिए आप, छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती रही है, क्या इस तरह का कोई एक व्यक्तित्व कांग्रेस से उभरेगा? जीतू पटवारी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों के कद को, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ बहुत बड़े कद के नेता थे, अब उम्र कह लीजिए या दूसरी चीज़ें कह लीजिए, बीजेपी के एंगल से हम अलग बात करेंगे तो क्या ये वैक्यूम नई लीडरशिप भर पाएगी, और जनता इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, ये बड़ा देखने वाले बात होगा 2024 इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि वैक्यूम एक बन चुका है, उस वैक्यूम को कैसे भरेंगे? हालांकि किसी एक पार्टी में भरता तो हम कुछ कहते हैं, दूसरी पार्टी के लिए अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में सेम स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए अब राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख करूंगा। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। रजनीश जी, आपसे जानना चाहूँगा, बम्पर जीत मिली है आपको, 3 राज्यों में मिली है, क्या रणनीति आप प्लान करेंगे? क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा, कहीं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में न तब्दील हो जाए, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को इसको अमल में लाना होगा, और आपके जो नेता हैं, चूंकि नई पीढ़ी आ चुकी है, तो किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट है, सीधी सपाट है। जहां तक नेता का सवाल है तो नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा के चुनाव में निस्संदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 में, जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार भी नहीं थी, हमने लगभग 58% से भी ज्यादा वोट शेयर मध्य प्रदेश में प्राप्त किया था, जो अपने आप में एक इतिहास था। और अब उससे आगे बढ़ने का काम, जिन बूथों पर हम नहीं जीत पाए उन पर भी जीत हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता देखकर तैयारियां नहीं करती जी। तो मुझे लगता है विश्लेषण का तरीका कांग्रेस के लिए तो जम सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो यहाँ पहले से ही लगातार पूरे देश भर में, और मध्य प्रदेश चूंकि विधानसभा चुनाव था इसलिए लोकसभा के लिहाज से ना सही विधानसभा के चुनाव के लिहाज से तैयारियां हुई। अब उसमें लोकसभा का जो एक संदर्भ रहता है उसको जोड़ते हुए लोकसभा केंद्रित तैयारियां आगे बढ़ाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे कार्यकर्ता के संगठन के स्तर पर हो, डबल इंजन की सरकार के, उनके लाभार्थी के स्तर पर हो, तमाम प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के स्तर पर हो, प्रत्याशियों के स्तर पर हो, हर स्तर पर तैयारियां कर रही है, लगातार जुटी हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हम जीत के नशे में चूर होकर शांत बैठ गए, ऐसा भी नहीं है। जी बिल्कुल। आपने पिछले दिनों हमारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से जो बैठकें हुई हैं, जो वर्कशॉप हुई हैं, उसके बारे में मीडिया से जानकारी भी साझा हुई है, चित्र और वीडियो भी सबने देखे होंगे। तो हम तो लगातार मेहनत करने वाले लोग हैं और जनता के बीच में, जनता के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी रणनीति का कारण है। कार्यकर्ता ही रणनीति है, क्योंकि कार्यकर्ता वो है जो डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को लेके जाता है। इसीलिए रजनीश जी, मैंने आपसे कहा था कि कहीं कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अति उत्साह में ना आ जाए, इसके लिए कोई रणनीति के तहत उनको फिर से एक बार जो है उस कॉन्फिडेंस की याद दिलानी पड़ेगी जो विधानसभा में किया था, वही लोकसभा में आपको दोहराना है। नहीं, मैंने कहा ना कि आपने दूसरे शब्दों में कहा, मैं दूसरे शब्दों में कह गया। बात इतनी, हम तो तैयारियों में पहले से ही लग गए जी। यहाँ तो जिस महीने में जीत का माहौल था, सारे तरफ पटाखे फूट रहे थे, मिठाइयां खिलाई जा रही थी, हमारी बैठकों के दौर शुरू हो गए थे। 2 दिन भी नहीं बीते थे, वर्चुअल बैठक शुरू हो गई थी कि भैया हो गया, अब चलो आगे बढ़ने का, आगे का काम देखना। फिर एक्चुअल बैठकें यहाँ शुरू हुई, आप सबने देखा होगा कि तमाम प्रकार के जो काम जिनको जिम्मेदारियां दी हैं, उनकी दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बैठकें शुरू हो गई, वर्कशॉप शुरू हो गई। तो ये सवाल ही नहीं उठता, वो कम से कम भाजपा में तो है ही नहीं। बिल्कुल, भाजपा में वो सवाल उठता ही नहीं। लेकिन आनंद जाट जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। आनंद जी, देखिए एक परीक्षा गई, लेकिन अभी तो कई परीक्षाएं बाकी हैं आपके लिए। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस ये सोच सकती है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और एक साथ सब मिलकर नए युग की आप कहानी लिख सकते हैं। तो किस तरह से आप लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट रहे हैं? नया साल है, नई उमंग तो आपके अंदर भी होगी। ललित जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश के सभी मतदाता और नागरिकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये नया साल हम लोगों के लिए नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए विश्वास और प्रगति के नए सोपान लेकर आए। सब स्वस्थ हों, समृद्ध हों, ऐसी मैं मंगल कामनाएं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को देता हूं। फिर आपने जो प्रश्न किया है कि हर चुनाव नया होता है, 2019 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, फिर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा में केवल 1 सीट आ पाई थी। आज 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 40% मत प्राप्त किया है। तो हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, पूरी मेहनत के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज फिर से जुटा हुआ है। और हमारे नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो हैं, लगातार उन कारणों पर बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। हर व्यक्ति प्रकोष्ठ हो, चाहे NSUI हो, युवा कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, और जो हमने 50 के करीब जो प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, उन प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से बातचीत हो। अभी 6 तारीख को हमारी एक बड़ी बैठक जो है भोपाल में होने जा रही है, जिसमें सभी प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव में थे उनके साथ बातचीत होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां अप टू द मार्क चल रही हैं। और इसके अलावा देश में जो इस समय माहौल है, उस माहौल के खिलाफ जनता की आवाज बनकर भारत जोड़ो यात्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा उस मणिपुर से शुरू की जा रही है 14 तारीख से, जहां प्रधानमंत्री जी को जाने की फुर्सत आज तक नहीं मिली, जबकि वो आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं वहां पर, उसका संज्ञान वैश्विक जो समाचार पत्र हैं, मीडिया है, उसने लिया है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस के मोर्चे पर हम कर रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जैसे घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने जो जो बातें कही हैं उनको भी हम लगातार मॉनिटर करेंगे। बिल्कुल रजनीश जी, देखिए ये सवाल आप पर इसलिए भी बनता है क्योंकि जैसे कि आनंद जी कह रहे थे कि एक नए
यात्रा की तैयारी हो रही है, अगले साल के लिए वो यात्रा प्लान है, हम इसे कह सकते हैं। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो है पिछली यात्राओं का अगर जिक्र करें राहुल गांधी की, तो वो कहीं ना कहीं उस यात्रा ने कुछ दम तो दिखाया, भले आप उसको नकार दें। लेकिन अब ये नई यात्रा है, इसको लेकर कोई प्लानिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है सर? नहीं, पहली बात तो ललित जी, मुझे लगता है आप अपने आप को करेक्ट कीजिए जी। कि यात्रा ने बहुत दम दिखाया, भले ही आप नकार दीजिए। मेरे नकारने से या आपके स्वीकारने से केवल उसका निरपेक्ष नहीं, इसलिए मैंने कुछ बोला सर, पूरा नहीं बोला, क्योंकि जीत तो मिली आपको ही। आपने बोल दिया ललित जी, मैं बोल रहा हूँ जी जी। तो उसका निष्कर्ष तो बदल नहीं जाएगा। निष्कर्ष जो है वो कांग्रेस के नेता भी निकालते हैं और हम आपसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी करते बताते हैं, क्योंकि वो भी तो समझदार है ना, वो भी तो जानते हैं राजनीति, उन्होंने भी तो थोड़ी बहुत सीखी समझी है। और जो लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका बयान कई नेताओं की हामी है, भले ही वो ना कह पाए कि राहुल गांधी जी सांसद हैं, मात्र साधारण कार्यकर्ता, उनको इतनी तवज्जो ना दी जाए, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर जो हालात पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं, जो घमासान मचा हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आप न्याय अन्याय और जोड़ने और तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो लंबी बहस चली जाएगी, दूसरे दिशा में मोड़ दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश को टुकड़े करने वालों को राजनीतिक संरक्षण देने वाली रही है। किन किन के साथ में अन्याय हुआ, किस किस वर्ग के, जाति पंथ मत मतांतर के लोगों के साथ में अन्याय हुआ, देश के लोग आज जानते हैं। आज 2024 के पहले दिन हम बात कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये 70-80 का दशक नहीं है कि लोग जान नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। आज तमाम माध्यम है जानने समझने के, बिना किसी मेरे या आपके कारण से भी उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं, संदर्भ उपस्थित हो जाते हैं और वो जान समझ लेते हैं। इसलिए युवा उनको करारा जवाब दे रहा है, इसलिए हर वर्ग जाति पंथ के लोग उनको करारा जवाब दे रहे हैं। जहां से वो टूटे वहां से वापस जुड़ नहीं पाए वो भी, तो वो अपने को जोड़ लें। पहले वो लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनको तो समझा दें कि वो क्या है, या बाकी लोगों को समझा दें, या पश्चिम बंगाल के उनके अपने नेताओं को समझा दें, जो जिस प्रकार के बयान वहां के आ रहे हैं उनके ही पदाधिकारियों के नेताओं के, या पंजाब के या दिल्ली के या बिहार के लोगों को बता दें, समझा दें। तो मुझे लगता है कि लंबी फेहरिस्त है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने बात शुरू की, तो मैं मध्य प्रदेश की बात दे देता हूँ, बाकी तो आनंद जी संक्षेप में कोई जवाब देना चाहेंगे? जी मैंने तो चुनावी तैयारियां बताई, भाजपा के मेरे प्रवक्ता साथी पता नहीं क्या क्या बोल गए, क्या क्या सोच गए, और इतना दर्द क्यों होता है ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी असाधारण हैं इनकी नजरों में भी, जिन पर इतना शब्द खर्च किया जाता है, जिन पर इतना एयर टाइम इन्होंने आपके चैनल का लिया। अगर वो साधारण होते तो वो मेरे ख्याल से इतना ना बोलते, कह देते हाँ ठीक है वो उनकी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है, उस पदयात्रा को रघुवीर की यात्रा के समान जो है, तुलसीदास जी ने कहा है कि रावण रथ पर थे और रघुवीर पैदल थे। तो पैदल चलना साधारण नहीं था। और जिसने भी इस देश में यात्रा की है वो आचार्य शंकराचार्य बने जब उन्होंने भारत की यात्रा की। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत की यात्रा की तो वो महात्मा गांधी हुए। और अयोध्या के राजा राम जब जो अयोध्या से निकले और वनवास के लिए यात्रा की तो भारत की यात्रा करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए थे। आप कहते रहिए, क्योंकि चुनावी जीत उपलब्धियां नहीं होती हैं, उपलब्धियों के लिए जनादेश होता है। उपलब्धियां क्या है वो बताइए। देश की जो 80 करोड़ आबादी है उसको अगर 10 साल के शासन के बाद मुफ्त राशन देना पड़े तो मैं समझता हूं यह सफलता है और शासन पर तमाचा है। निश्चित ही देखिए, कमजोरियां जो है किसी की कामयाबियां, ये सब चीजें बहुत अलग हैं, लेकिन यह है कि प्रतिद्वंदी को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं आपसे समझना चाहूंगा दिनेश जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि नया साल है, नए चैलेंजेस है, और परीक्षा की घड़ी केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं है बल्कि जनता को भी है। उनको भी तो अपने लिए नए नेताओं को चुनना होता था। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि देखिए जनता के लिए लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों ही अलग अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। तो आपको लगता है नए साल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जनता के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? नहीं, देखिए दृष्टिकोण जनता का जो है वो अलग है, राजनेताओं का दृष्टिकोण एक जैसा रहता है, कोई भी आप चुनाव हो। आप देखिए ना, विधानसभा चुनाव में भी तो मोदी जी का चेहरा था, लोकसभा में भी रहना है, तो फर्क क्या आना है? दोनों चेहरे एक हैं। जब वो 23 में मैंडेट मिल गया तो 24 में तो आप राम मंदिर आ ही रहा है ना, एक अलग तरह का माहौल है, उस माहौल की बात हो ही रही है। लेकिन वो ये जो माहौल है, जिस नैरेटिव की बात हो रही है, वो पूरा देश
उसमें कितना साथ देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यात्रा है, यात्रा भी उसी राहुल गांधी की यात्रा है, उसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेगी जो राम मंदिर का तैयार हो रहा है, वो कितना रोकते हैं। देखिए कल जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस थी, आज कांग्रेस जिस स्थिति में उसमें पहले कभी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। और कांग्रेस का संघर्ष आप देखिए ना कि दिन प्रतिदिन लंबा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब लीडरशिप का क्राइसिस होता है पार्टी के भीतर तो समस्या होती है। और फिर जब कांग्रेस पार्टी के जो वोटों के जो दूसरे दावेदार भी हैं, जो वोट उसका है, तो वही तो भी चुनौती है, सीटों के बंटवारे की चुनौती है, बहुत सारी चुनौती कांग्रेस के सामने है। तो कांग्रेस को तो सबसे पहले अपनी चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस तरह की चुनौती के साथ नहीं जा रही। उसने ये देख लिया है कि 19 के चुनाव में कैसे बहुमत मिला था और 24 में कैसे मिलेगा। अब तो वो 24 का ये मान रहे हैं ना कि उनकी 400 से ऊपर सीटें आएंगी, तभी तो वो 29 की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक अलग तरह के चैलेंजेस हो गए तो उसी का सामना करेंगे और अपनी तरफ से रणनीतियां भी दोनों ही पार्टियों की अलग अलग होगी। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि दिनेश जी भी कह रहे थे 22 जनवरी का जो समय आ रहा है वो बीजेपी के लिए किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है जनता पर, अगर हम कहें कांग्रेस के लिए भी एक अलग रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि 22 जनवरी का एक समय है जब बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल बीजेपी इसमें माहौल बनाने की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से टारगेट 2024 है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें अगर ललित, तो एक आरोप से बीजेपी लगातार जूझेगी कि केंद्र शासित पार्टी हो गई है बीजेपी मध्य प्रदेश में। तो इस आरोप का जवाब वो कैसे देगी, ये 24 में बहस पूरी चलेगी। और जैसा कि अभी रजनीश जी कह रहे थे कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, तो वो उसकी भी फिर से समीक्षा करनी होगी और यहाँ पर मामला जरूर उलझेगा। तो निश्चित रूप से ये साल बड़ा जोरदार होने वाला है, क्योंकि बहस काफ़ी मुद्दे काफ़ी होंगे, क्योंकि अभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा फिर लोकसभा चुनाव है। तो ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और एक नए नैरेटिव सेट होंगे, क्योंकि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, क्योंकि आगे भी अब राजनीति मध्य प्रदेश की बदलने वाली है और 24 कहीं ना कहीं उसका आधार बनेगा। जो पार्टी इसमें लीड लेगी, जैसे कांग्रेस के लिए तो ये है कि वो जैसे कहते हैं क्रिकेट में पूरे 50 ओवर खेलने फिलहाल तो ये स्थिति है। अगर वो टिककर पूरे 50 ओवर खेलती है तो उसके लिए आगे संभावनाएं बनती है और कांग्रेस की पहली कोशिश तो यही होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से हावी है मुद्दों को लेकर, तो ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ी परीक्षा है। जी रजनीश जी, अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप कह रहे थे निश्चित तौर पर संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीजेपी के लिए संगठन से बड़ा कुछ नहीं है, ये सभी जानते हैं, कांग्रेस भी ये बात अच्छी तरह से जानती है और कांग्रेस भी अपनी तरफ से संगठन को मजबूत करने की कोशिश करती रहती है। तो संगठन के साथ कार्यकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जैसे कि मैं इसलिए चर्चा पिछली बार मैंने वो छेड़ी थी, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और शायद मुझे लगता है आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं और बड़े लीडर हैं, तो आप भी उस तरह की रणनीति बनाकर ही काम करेंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव भले कितने भी चैलेंजेस आए। क्या अगला जो आने वाला साल है, लोकसभा का चुनाव है, ये तमाम चीज़ों को देखते हो, चाहे फिर मोदी की लोकप्रियता हो, चाहे आपके पास एक से एक बढ़ के मुद्दे हो, आप क्या कांग्रेस को कहीं देखा जाए तो प्रतिद्वंदी के रूप में कमज़ोर आंकते हैं या उसको भी मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में लेते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं जो शैलेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि ये केंद्र शासित पार्टी होती जा रही है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है कि नहीं, इसके बारे में भी इनको समीक्षा करना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जनता पार्टी नहीं है जी, अखिल भारतीय पार्टी है। और आडवाणी जी का जब युग था, अटल जी का जब युग था, तब भी ये आरोप लगाते थे। आप थोड़ा सा अगर संदर्भ छाटेंगे और इतिहास को आकलन करेंगे तो हम पर उस समय अटल जी आडवाणी जी के समय भी आरोप लगते थे, फिर दीनदयाल जी और डॉक्टर मुखर्जी जी के आरोप लगते थे। संगठन में एकदम जरूर हमेशा से रही, चाहे सुंदर शैलेंद्र जी मैं बोल लूं, आपने कहा आपका आकलन हो सकता है, उसमें गलत नहीं है, आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है, लेकिन ये नेतृत्व की विशेषता होती है और नेतृत्व उसी के आधार पर आगे बढ़ता है और यहाँ सामूहिकता के साथ में बढ़ भी रहा है। लोगों ने देखा है एक बयान कोई ऐसा हो जिसको लेकर लगता हो कि कहीं किसी प्रकार का दुराव, अलगाव, छिटकाव, भटकाव कहीं आपको दिखाई पड़े तो जरूर बताइएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, और मैं कह रहा हूं संदर्भ के साथ में, अतीत के साथ में आप देखेंगे तो आप जैसी भारतीय जनता पार्टी चली बढ़ी है वैसे ही कार्य पद्धति के साथ में आगे बढ़ रही है। ये आपका आकलन हो सकता है, वो आप। दूसरी बात जो आपने कही ललित जी, तैयारी की, निश्चित तौर पर जहां जहां जो बाइपोलर लगभग स्थिति है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, ऐसे कुछ राज्य हैं
जहां हमारे सामने सीधे सीधी कांग्रेस है, कुछ छुटपुट दल होते हैं लेकिन सीधी सीधी कांग्रेस है, तो हम वहां उनको प्रतिपक्षी के नाते कांग्रेस का आकलन अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर अपनी तैयारियां करते हैं। हम आप जो बार बार पूछ रहे हो, बार बार उसी मुद्दे पर हम अति आत्मविश्वास में होते तो हम तैयारियां चुनाव जीतने के बाद से तुरंत क्यों निश्चित ही सर करते? बिल्कुल हम शुरू कर दिए हैं, हम मैदान में हैं जी, और वो दिखाई दे रहा है सर, वो दिखाई दे रहा है। जी शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी कमेंट, कुछ कम समय है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि 2024 मुद्दों के लिहाज से, जनप्रतिनिधियों के लिहाज से, जनता के हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक नए लीडरशिप को उभरने का भरपूर मौका है, क्योंकि वैक्यूम तो है ही, तो ये एक बॉटम लाइन ये इस साल की हो सकती है। जी चल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये नया साल है, नई उमंगें, नई तरंगे, नई पीढ़ी है, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, तो दोनों ही पार्टियों के लिए चैलेंजेस भी बहुत है, और दोनों ही पार्टियां मुझे लगता है कि अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। और आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आपको पता ही कभी नहीं था।